नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम अलग अलग कार्य करते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में हमेशा एक जिज्ञासा रहती है कि किस तिथि पर कौन सा कार्य करना चाहिए। पंचांग के अभाव या आपके पास में पंडित जी के अभाव के कारण कई बार हम ये नहीं जान पाते कि किस तिथि में कौन सा कार्य करना चाहिए और हम भगवान भरोसे ही कोई भी कार्य करने लगते हैं। तो आपको बता दें, सही कार्य को सही समय पर करने का नाम ही मुहूर्त है। मुहूर्त कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, ये सही समय पर सही कार्य करने का ही नाम है, जिसको हम मुहूर्त कहते हैं। तो मित्रों, अगर ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इसको याद कर लें, आप समझ लें। आज हम आपको बताने वाले हैं कि तिथियां कितने प्रकार की होती हैं और उन अलग अलग प्रकारों में कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। उन तिथियों की उपादेयता क्या है, उपयोगिता क्या है, उनका गुण धर्म स्वभाव क्या है, हमें कौन कौन से कार्य किन किन तिथियों पर करने चाहिए, जिससे कि हमें उस कार्य का, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, उसका हमें ज़्यादा फल प्राप्त हो, वो कार्य निर्विघ्नता पूर्वक पूरा हो। तो इसी के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, बताने के लिए कि किस तिथि में कौन सा कार्य करना चाहिए तथा तिथियां कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको बता दें, तिथियां 5 प्रकार की होती हैं। वैसे तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 15, शुक्ल पक्ष में 15, कृष्ण पक्ष में अमावस्या और पूर्णिमा को मिला करके तिथियां होती हैं। लेकिन उनमें अगर प्रकार समझें, उनको वर्गीकरण करें तो 5 प्रकार बन जाते हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो शुक्ल पक्ष में भी यही और कृष्ण पक्ष में भी आपको यही तिथियों के नाम आपको याद रखने होंगे। मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों के सेम तिथियां ही आपको गणना के रूप में समझना है। शुक्ल पक्ष में भी जो तिथि हम बताएं वो कृष्ण पक्ष में भी मानी जाएगी और जो कृष्ण पक्ष की तिथि है वो शुक्ल पक्ष में भी मानी जाएगी। मतलब पक्ष भेद से तिथियों में भेद नहीं होगा। तो मित्रों, जो 5 प्रकार हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका स्वभाव गुण धर्म है। तो आप सबसे पहले यह जान लीजिए कि 5 प्रकारों में से सबसे पहला प्रकार कौन सा है। तो आपको पता है कि 15 तिथियां होती हैं, तो 15 तिथियों को 5 भागों में बांटेंगे तो हर भाग में 3-3 तिथियां आएंगी। तो 3-3 तिथियों का ही एक भाग है, उनका जो वर्गीकरण है। तो सबसे पहला जो भाग है तिथियों का नाम है, वर्गीकरण है, वो है नंदा। अब नंदा तिथि में 3 तिथियां आती हैं: प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। ये 3 तिथियां हैं जो नंदा तिथि मानी गई हैं, और ये शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी। इसके साथ में इसमें करना क्या चाहिए तो वो सुन लीजिए। तो वस्त्रों का धारण करना, वस्त्रों का निर्माण, गाना बनाना तथा गाना गाना, ये वाद्य, गीत और नृत्य, ये कार्य आप प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी मतलब नंदा तिथि में आपको करने चाहिए। कृषि का कार्य भी आप नंदा तिथि में कर सकते हैं। उत्सव कोई भी प्रकार का हो तो वो भी नंदा तिथि में कर सकते हैं। गृह संबंधी कोई भी कार्य है और आप करना चाहते हैं तो प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी अर्थात नंदा तिथि में आप कोई भी गृह संबंधी कार्य कर सकते हैं। इसके साथ में शिल्प का अभ्यास, अगर आप वास्तुकला के विशेषज्ञ बनना चाहते हैं और कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, या घर में वास्तु से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, मूर्ति आदि का अगर निर्माण आप करना चाहते हैं, तो आपको भी इसी नंदा तिथि पर कार्य प्रारंभ करना चाहिए। इसके साथ मित्रों, अब जो दूसरी तिथि का प्रकार है वो है भद्रा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जैसा नाम वैसा उनका स्वभाव भी है। तो नाम है भद्रा। भद्रा का अर्थ है मंगल करने वाली। तो मंगल करने वाली जो तिथियां हैं वो कौन सी हैं? तो दूसरी मतलब द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, ये जो 3 तिथियां हैं ये भद्रा तिथियां हैं। अब मित्रों, ये जो भद्रा तिथि है इसमें सब कुछ मंगल कार्य करने चाहिए, भद्र कार्य करने चाहिए। तो वो कौन कौन से हैं? विवाह। सबसे मंगल कार्य कौन सा है? विवाह। तो विवाह आप कर सकते हैं।
उपनयन संस्कार भी आप भद्रा तिथि के दिन कर सकते हैं। यात्रा, अगर किसी विशेष यात्रा पर आप निकलना चाहते हैं तो भद्रा तिथि बहुत उपयोगी होती है। मतलब द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी के दिन आप यात्रा कर सकते हैं। आभूषणों का निर्माण अगर करना चाहते हैं या आभूषणों से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो ये आप निश्चित रूप से भद्रा तिथि पर कर सकते हैं। इसके साथ में इसके साथ में आप कला सीखना, किसी भी प्रकार की कला अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी आप भद्रा तिथि पर कर सकते हैं। इसके साथ में घोड़ा, हाथी विषयक कोई कार्य है, खरीदना है, बेचना है या कोई भी ऐसा कार्य है जो घोड़ा, हाथी या जानवरों से संबंधित है, अगर वो आप करना चाहते हैं तो वो भी भद्रा तिथि मतलब द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी के दिन आप कर सकते हैं। आपका कार्य सफल होगा। मित्रों, इसके साथ में अब अगर बात करें तीसरे प्रकार की तो है जया तिथि। जया मतलब विजय दिलाने वाली। इस दिन अगर कोई विजय से संबंधित कोई कार्य आप करें तो आपको निश्चित ही जय श्री का आपको स्वाद चखना पड़ेगा, मतलब आपको विजय प्राप्त होगी। तो मित्रों जो जया तिथि है वो कौन कौन सी है ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, ये जो 3 तिथियां हैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों की, वो जया तिथि के अंतर्गत आती हैं। और जो जया तिथि है उसमें सैन्य संगठन का कार्य आप कर सकते हैं, या आप कोई पार्टी का संगठन करना चाहते हैं या पार्टी से जीत आदि से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, चुनाव आदि से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपको जया तिथि मतलब तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी के दिन आपको कार्य करना चाहिए। इसके साथ में सैनिक से संबंधित कार्य, शिक्षा से संबंधित कार्य, संग्राम से संबंधित कार्य एवं शस्त्र का निर्माण और शस्त्र का पूजन, उसका उपयोग आप जया तिथि के दिन कर सकते हैं। इसके साथ में यात्रा भी जया तिथि के दिन बहुत शुभ मानी जाती है। उत्सव भी किसी भी प्रकार का आपको बहुत शुभ माना जाता है। और गृहारंभ और गृह प्रवेश ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत शुभ है अगर आप जया तिथि के दिन करते हैं। गृह का निर्माण अगर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप गृहारंभ जया तिथि तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी के दिन करिए। और गृह प्रवेश भी अगर आप करना चाहते हैं तो जया तिथि के दिन ही आप कर सकते हैं। मित्रों, इसके साथ में अगर अब चौथे प्रकार की बात करें तो जो तिथि है वो तिथि खाली तिथि मानी जाती है। मतलब इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए और इसका नाम है रिक्ता तिथि। रिक्ता का अर्थ है खाली, जहाँ शून्य तिथियाँ हैं, मतलब जो जिसमें बहुत शुभ कार्य नहीं किए जा सकते, ऐसी तिथि जो है वो रिक्ता तिथि है। वो कौन कौन सी है तो याद रखिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में ही चौथी मतलब चतुर्थी, इसके साथ में नवमी और चतुर्दशी। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये जो 3 तिथियां हैं ये रिक्ता तिथि के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए तो इसमें शत्रु का दमन, अगर कोई शत्रु परेशान कर रहा है और आप उसके लिए कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आप शत्रु को दमन से संबंधित उसको सरेंडर करने के लिए आप रिक्ता तिथि का चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ कैद करना, किसी को पकड़ना चाहते हैं तो वो भी आप रिक्ता तिथि के दिन आप कैद कर सकते हैं। इसके साथ में ये पुलिस के लिए है, ठीक है, ये आप सबके लिए नहीं है, जो आप सामान्य जनमानस है उनके लिए नहीं है। शस्त्र का प्रयोग, विष का प्रयोग, तो विष और शस्त्र ये दोनों अनुचित हैं, लेकिन जैसा कि शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार हमें बताना आवश्यक है। तो किसी भी प्रकार से शस्त्र का प्रयोग अगर आप करना चाहते हैं या शस्त्र से संबंधित दुकान वगैरह, मान लीजिए कोई काम करना चाहते हैं, शस्त्र से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो भी आप रिक्ता तिथि के दिन आप प्रारंभ करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ में आप ऑपरेशन, जी हाँ, ये आपके काम की चीज़ है। अगर आपका कोई बीमार व्यक्ति है और वो ऑपरेशन चाहता है और चाहता कि सफल रहे ऑपरेशन, तो आपको जया के दिन या भद्रा के दिन, नंदा के दिन नहीं करना है, बल्कि आपको रिक्ता तिथि के दिन करना है। मतलब चौथ, नवमी और चतुर्दशी के दिन आपको सजेस्ट करना है जिसको भी ऑपरेशन के लिए आप बताने वाले हैं, तो ऑपरेशन इसके लिए बहुत शुभ माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो मित्रों, इसके साथ में अग्नि से संबंधित कोई भी कार्य है, शास्त्रों में लिखा है अग्नि लगाना, लेकिन अग्नि से संबंधित कोई भी कार्य है जो आप करना चाहते हैं तो आप रिक्ता तिथि का चुनाव करिए, आपके अग्नि से संबंधित कार्य सफल रहेंगे। इसके साथ क्रूर कर्म,
जो भी ऐसा आपको लगता है कि क्रूर कर्म है, आपको करना ही पड़ रहा है या आपको करना ही है, तो आप रिक्ता तिथि का चुनाव करिए, आपका कार्य सफल होगा। तो मित्रों, ये रही रिक्ता तिथि की बात। अब बात करते हैं आखिरी प्रकार की, तो वो है पूर्णा तिथि। इस दिन कोई भी कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से पूरा होता है और ये बहुत शुभ मानी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो तिथियां हैं उन तिथियों में एक तिथि को आपको निकालना पड़ेगा। मतलब जैसा कि अभी हमने पहले कहा था कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की तिथियां समान रहेंगी। तो यहाँ आपको बता दें, जो पूर्णा तिथि है उसमें पहली जो तिथि है वो है पंचमी, इसके साथ दसवीं और जो अंतिम तिथि है वो है पूर्णिमा। याद रखें, जो 15वीं तिथि अमावस्या भी है, लेकिन अमावस्या की गणना यहाँ नहीं करना है। मतलब अमावस्या छोड़ करके, क्योंकि अमावस्या बनाई गई है पितरों के लिए, किसी भी आपके कार्य के लिए नहीं। तो मित्रों, अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं जय से संबंधित पूरा हो, ऐसा जो आप कार्य का आपका लक्ष्य है कि वो कार्य पूरा हो, तो आप पूर्णा तिथि का चुनाव करिए। और पूर्णा तिथि जो है वो पंचमी है, दसवीं है और पूर्णिमा है। अमावस्या की गणना यहाँ नहीं करना है। और इसमें क्या क्या किया जा सकता है तो आपको बता दें, विवाह बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णा तिथि के दिन यज्ञोपवीत करना, जनेऊ संस्कार बहुत शुभ माना जाता है। मुंडन भी अच्छा माना जाता है। आवागमन, कोई कार्य आपका आना जाना से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। राज्याभिषेक, अगर किसी को अभिषेक दिलाना है, करना है या किसी को उत्तरदायित्व देना है, तो ये पूर्णा तिथि बहुत उपयुक्त मानी जाती है। शांतिक और पौष्टिक कार्य, अगर गृह शांति से संबंधित या गृह प्रवेश आदि से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, आप कोई भी मंगल कार्य करना चाहते हैं, तो पूर्णा तिथि आपके लिए बहुत उपयोगी और बहुत ही पुण्य प्रदायिनी तिथि मानी जाती है। और ये तिथि एक बार फिर से नोट कर लें, पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा, ये 3 तिथियां हैं जिसपे कोई भी कार्य आप करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो मित्रों, इसलिए हमने आपको बताया, बार बार हम बताते हैं कि पंचांग पत्रा के अभाव या पंडित के अभाव के कारण आप अगर किसी भी गलत तिथि में कोई कार्य करेंगे तो निश्चित ही वो कार्य तो होगा, लेकिन उसकी जो अपेक्षा है आपके, उसको फल की अपेक्षा जो है वो आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो आप अगर सही समय पे सही कार्य करेंगे तो निश्चित ही आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि मुहूर्त, मैं बार बार कहता हूँ, मुहूर्त को बहुत हवा मत बनाइए। सही समय पर सही कार्य करने का नाम ही मुहूर्त है। मतलब किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए, यही जानना तो मुहूर्त जानना है। तो ये हमें हर समय हर परिस्थिति में ध्यान रखना पड़ता है। हम ज्योतिष ना भी जाने, लेकिन हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, उसका सही समय कौन सा है, इतना हमें ध्यान हर कार्य के लिए रखना पड़ता है। तो मित्रों, बस इसको आप याद रखिए। जो तिथियां हमने बताई हैं, उन तिथियों में जो कार्य हमने बताए हैं वे कार्य आप जरूर करें। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमें आप बता सकते हैं, हम आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करें। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।